इंसान ज़रूरतों का पुतला है दोस्तों, इसकी इच्छाएं कभी सीमित नहीं होती हैं। आज हमें कुछ मिलता भी है तो हम किसी अन्य की तलाश में आगे बढ़ चुके होते हैं। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और हम इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। साथियों, इच्छाओं का बड़ा और छोटा होना ही अलग बात है, लेकिन इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके दिल का जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है साथियों। जी हाँ, तो जिद्दी बनाइए अपने दिल को और विश्वास को और एक जिद के साथ आगे बढ़िए साथियों, एक जिद के साथ। ऐसा हौसला होना चाहिए कि हर कंटेंट एक सुनहरा सफ़र लगे। ऐसे महसूस करिए अपनी पढ़ाई को, अपनी इस शिक्षा को, अपने इस एपिसोड को, कि ऐसा लगे कि हम किसी सुनहरे ख्वाबों में खोए हुए हैं। जी हाँ साथियों, तो इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है इस बात का कि हमें इतिहास की पढ़ाई कुछ इसी तरीके से करनी चाहिए, इतिहास को जीना चाहिए, ना कि हमें इसे रटना चाहिए। जी हाँ, जहाँ हम लोग उत्तर भारतीय इतिहास को लगातार देख पा रहे थे, अभी ठीक पहले, इसके पहले एपिसोडों में जहाँ हम वर्धन काल को पढ़ रहे थे, जहाँ वर्धन काल के कहानी को जान रहे थे, जहाँ हर्षवर्धन जैसे दानवीर की कहानी हमने देखी है, ठीक इसी के बाद या इसी के समकालीन हम कह सकते हैं हमारे दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंशों का शासन रहा। कुछ राजवंश अपने आप को क्या क्या बता चुके हैं और उन राजवंशों से हमारे एग्जामिनर महोदय कई बार मुखातिब हो चुके हैं साथियों। तो फिलहाल आज हम आपको दक्षिण दिशा की ओर ले चलते हैं, एक ऐसे छोर पर जहां आप अपने भारत के दक्षिण में उस समय के साम्राज्य को, उस समय की महत्वपूर्ण शैली को, उस समय की महत्वपूर्ण विरासत को आज भी महसूस करते हैं साथियों, आज भी देख पाते हैं। हमारे भारत का दक्षिण वाला हिस्सा, आइए समझते हैं साथियों। हम बात करने वाले हैं 575 ईस्वी से, 575 ईस्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ से लगाकर हम बात करने वाले हैं साथियों 897 ईस्वी तक। ये मामला रहेगा, गढ़ा बुना जाएगा ये कहानी पल्लव वंश की कहानी। पल्लव वंश की इस कहानी में इसके 2 एपिसोड लाने की हमारे विचारधाराएं हैं। फिलहाल जैसा भी होगा वैसा आपके स्क्रीन पर साझा किया जाएगा। तो पल्लव वंश 575 ईस्वी से लगा के 897 ईस्वी तक की कहानी को बताने के लिए मुखातिब है ये एपिसोड साथियों। इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, ये कहानी कहाँ पली बढ़ी है, इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत क्या रही है, इस पर हमारा दृष्टिकोण होगा साथियों। एक नदी आपको दक्षिण भारत में जाएंगे तो मिलेगी जिसका नाम है पेन्नार, पेन्नार नदी साथियों। और एक नदी आपको मिल जाएगी दक्षिण भारत में जाएंगे तो जिसका नाम है कावेरी नदी। जी हाँ साथियों, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी और पेन्नार नदी के बीच में, यानी इस स्थान पर जिस वंश का उदय हुआ, जिस वंश का प्रादुर्भाव रहा, जिस वंश ने अपनी पैठ बनाए रखी, उस वंश का वाकई नाम क्या है? उस वंश का नाम है पल्लव वंश साथियों, पल्लव वंश। इस वंश ने अपने आप को स्थापित किया है पेन्नार नदी और कावेरी नदी के बीचों बीच साथियों। देखना, इस वंश के संस्थापक कौन है और किसने इस वंश की स्थापना की? वाकई में इस वंश के संस्थापक है साथियों, संस्थापक। संस्थापक का मतलब समझ रहे हैं? किसी वंश का जन्म, यानी किसी वंश को लाने वाला, किसी साम्राज्य को बनाने वाला। आज भी आप देख सकते हैं, इसको बहुत टफ नहीं लेना चाहिए। जैसे आज का समाज है, आज का कैलकुलेशन है, तो हम देख पाते हैं कई राजनीतिक पार्टियां हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी को गिराकर अपने आप को सत्ता पर काबिज करती है और कुछ छुटमुटिया पार्टी अभी भी संघर्षशील है। हो सकता है उनका भी जमाना कभी आ जाए, हो सकता है कभी वो भी अपने आप को साबित कर पाएँ। आप तमाम प्रकार की राजनीति को देख रहे हैं और तमाम प्रकार की ऐसी पार्टियों को आप अपने भारत में ही देख पा रहे हैं जहां संघर्ष के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो हो सकता है कभी उनका ज़माना आए, आज इनका ज़माना है, कल उनका ज़माना होगा, कल इनका। ठीक यही तरीका है यहाँ भी। तो इस वंश के संस्थापक हैं सिंह वर्मा। सिंह वर्मा, लीजिए, सिंह वर्मा या इन्हीं को कहा जा सकता है सिंह बर्मन, सिंह वर्मन साथियों। इन्होंने इस वंश की संस्थापना की या संस्थापक रहे, इसकी स्थापना की, बनाने का काम किया। फिलहाल ये एक सीमांत राजा रहे साथियों। सीमांत का मतलब समझ रहे हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी है। सीमांत का मतलब होता है एक छोट-मोटिया राजा, अर्थात कहने का मतलब जो किसी राजा के अधीन कार्य करता हो, यानी खुद का बहुत बड़ा राजा नहीं है, खुद को महाराजा धीराज नहीं बता सकता है, यानी सीमांत राजा थे ये। फिलहाल सिंह वर्मा इसके संस्थापक हैं। सिंह वर्मा के बाद इसी कड़ी में आएगा सिंह विष्णु।
सिंह विष्णु। और जब सिंह विष्णु आएगा, ये महत्वाकांक्षी राजा है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर वो तमाम प्रकार की नीतियां हैं अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु, अपने साम्राज्य के संचालन हेतु। इस वजह से हम साथियों इसे वास्तविक संस्थापक कहेंगे। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? वास्तविक संस्थापक की अगर बात आएगी तो आपके जवाब और आपके दृष्टिकोण दोनों चेंज होने चाहिए। ये संस्थापक का नाम था, ये वास्तविक संस्थापक का नाम सिंह विष्णु है। कहानी इनके इर्द गिर्द भटकेगी और शुरुआत यहीं से होगी। तो हम ज़्यादा कुछ ना करते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को आपके सामने रखना चाहेंगे। तो सिंह विष्णु वाकई में जो कि एक वास्तविक संस्थापक है, अब यहाँ की राजधानी वगैरह स्पष्ट होने लगेगी। तो यहाँ की राजधानी है कांची। कहाँ की? पल्लव वंश की राजधानी की बात कर रहा हूँ साथियों। पल्लव वंश की राजधानी बनाई जाती है कांची। कौन बनाता है? सिंह विष्णु इसे राजधानी बना देता है। अब यहाँ की मैं अगर भाषा की बात करूँ, इनकी भाषा क्या रही है, तो इन्होंने संस्कृत और तमिल को अपनाया हुआ है। संस्कृत और तमिल, आप नीचे चले जाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि तमिल की कितनी बोल बाली थी या कितना इसका विस्तार रहा है। हम बात करें, ये एक हिंदू राजा थे, हिंदू राजा थे, और इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया। इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया। इन्होंने कहा कि हम ऐसे वैसे नहीं हैं, अश्वत्थामा हमारे दादा परदादा हैं। समझना, ये अपने आप को ब्राह्मण बताता है और अपनी विरासत को यानी अपने पूर्वजों को अश्वत्थामा से जोड़ता है। अश्वत्थामा का नाम महाभारत में आपने सुना होगा। अश्वत्थामा यानी एक बहुत बड़ी विरासत से जोड़ देता है, द्रोणाचार्य के समकक्ष ले जाकर के अपने आप को खड़ा कर देता है और कहता है कि हमें ऐसे छोटे मोटी बात ना समझिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास ये काम कर रहा था। राजा अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए हमारे बीच अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना चाह रहा था। ये कह रहे हैं कि हम इनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं ये, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं ये, और हमारा प्रतीक कौन है? हमारा प्रतीक कुछ समय के लिए बैल माना गया था, लेकिन आगे चल करके ये शैव धर्मावलंबी बनते हैं, शैव धर्म को मानने वाले बनते हैं, इसीलिए इनका प्रतीक भी लिंग बनता है, यानी शिवलिंग बनता है। इस बात को ध्यान रखें, शिवलिंग ये चीज़। तो प्रतीक में भी परिवर्तन आता है। इन्होंने अपने निशान को बदला, अपने निशानदेही को थोड़ा सा परिवर्तित किया है साथियों। क्या यहाँ तक की कहानी समझ पाए आप? हम पल्लव वंश की कहानी से रूबरू करा रहे हैं आपको। सिंह वर्मा से शुरुआत हुआ है, सिंह विष्णु पर पहुँचे हैं। सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक बन बैठा है और इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तमाम प्रकार की नीतियाँ अपनाई है। अपने आप को एक महान राजा बता रहा है, खुद को अश्वत्थामा से जोड़ रहा है और अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ तक की बातें क्लियर है। कांची को अपनी राजधानी बना चुका है। महाबलीपुरम का नाम सुना होगा, कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था उस समय भी। महाबलीपुरम यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था साथियों। तो फिलहाल इनकी कहानी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इनकी कहानी यहीं पर छोड़ देते हैं फिलहाल। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे थे सिंह विष्णु के बाद, सिंह विष्णु के बाद के जो राजा आए, अभी तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा ताना बाना बना नहीं पाए या बहुत बड़ा विस्तार नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन इतना रहा, इन्होंने अपने साम्राज्य के संचालन के लिए बखूबी योगदान दिया, अन्यथा इन्हें वास्तविक संस्थापक ना माना जाता। इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज संबोधित किया, अन्यथा इन्हें हम वास्तविक संस्थापक न कह पाते। लेकिन अब देखना, अब बारी इनकी नहीं है साथियों, अब बारी है इनके पुत्र महेंद्र वर्मन की। ये कहानी यहाँ से है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि अभी कोई और आएगा महेंद्र वर्मन नाम का। जी हाँ, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बातें हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाकई में सिंह विष्णु की संतान है और महत्वाकांक्षी है, प्रतिभाशाली है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अडिग है और ये साम्राज्य के विस्तार की लालसा को लेकर के अपने संघर्ष को जारी रखेगा। उस समय चालुक्यों का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा था। आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने पराजित किया था हर्षवर्धन को। कहानी आपको याद आ रही होगी साथियों। तो उस समय चालुक्य अपने चरम पर थे और महेंद्र वर्मन ये अपने साम्राज्य की विस्तार चाहते थे। इन्होंने एक रचना लिखी है साथियों, पहले इस पर बात कर लेता हूँ। मत्त विलास, मत्त विलास इनकी रचना है। ये एक हास्य रचना है, हास्य रचना है, समझ रहे हैं आप साथियों। मत्त विलास, इसीलिए इन्हें उपाधि मिली है मत्त विलास की, इसीलिए इन्हें उपाधि मिली मत्त विलास की। और इन्हें कुछ उपाधियों से संबोधित किया गया, उनका भी जिक्र हम कर दे रहे हैं। इन्हें
गुणधर कहा गया, गुणधर। इन्हें ललितांकुर कहा गया, ललितांकुर। ललितांकुर क्यों कहा गया, इस पर अभी हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे साथियों। शत्रुमल, ये इनकी उपाधियां हैं। ललितांकुर का मतलब होता है पल्लव वंश का मतलब है, पल्लव का मतलब लता से, और इस ललितांकुर का मतलब हुआ कि पल्लव के अंकुरों को सींचने वाला, यानी पल्लव वंश को बढ़ाने वाला। पल्लव वंश में एक जान, एक ऊर्जा डालने वाला कौन था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट था। इसने अपने विस्तार के लिए आगे कदम बढ़ाया है और कई छोटे मोटे राजा को पराजित भी कर दिया है। साम्राज्य विस्तार की लालसा है, एक माना जाना कवि है, एक देखना आप खुद ही सोच सकते हैं अंदर क्या क्या अगर कोई रचना मिल जाए किसी राजा की तो हम वहाँ से समझ सकते हैं। जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सारी रचनाएं हम देख करके आ रहे हैं हर्षवर्धन की, तो हमें पता चलता है कि राजा हमारे पढ़े लिखे हैं और थोड़े से जानकार हैं, इनके अंदर ये ज्ञानी प्रवृत्ति के हैं। इतनी बातें तो हमें पता चल जाती हैं। ऐसे यहाँ भी देखिए, अगर ये रचनाकार हैं, एक रचना लिख रहे हैं, मत्त विलास हास्य रचना है, और इससे पता चलता है कि महेंद्र वर्मन वाकई में एक जानकार व्यक्ति रहे होंगे। और इनकी उपाधियां देखिए तमाम मिली हैं, इन्हें उपाधियों से संबोधित किया गया है। हम बात कर लेते हैं और चीज़ों पर, और बातें क्या है। इसी समय चालुक्यों का हो जाता है आक्रमण साथियों। मैंने अभी आपसे कहा कि चालुक्यों का आक्रमण हुआ है, इनके समय में चालुक्यों का आक्रमण हुआ है, और चालुक्यों के आक्रमण के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय का पुनः नाम सुनिएगा। पुलकेशिन द्वितीय, वही पुलकेशिन जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया, वही पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को पराजित करता है, महेंद्र वर्मन को पराजित करता है साथियों। अब महेंद्र वर्मन हार जाते हैं। महेंद्र वर्मन को पराजित करने के बाद सिलसिला आगे बढ़ेगा। महेंद्र वर्मन को वाकई में एक महत्वाकांक्षी था, इसने एक शैली बना दी जिसका नाम था ही महेंद्र शैली। महेंद्र शैली का जनक किसे कहेंगे आप? तो जब भी पूछा जाए प्रश्न ये तो आप बताइएगा, महेंद्र शैली का जनक हम किसे कहेंगे? महेंद्र वर्मन को कहेंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बड़े बड़े पत्थरों को काटना, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बड़े बड़े पत्थरों को काटकर तमाम प्रकार की चित्रकारी करना, मंदिरों का निर्माण करना, कुछ इस तरीके का मामला था। जैसे आप चले जाइए, आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा आप अनंतेश्वर मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर आप देखने जाइएगा तो आपको वहाँ इन बातों की जानकारी स्पष्ट रूप से मिलेगी कि किस तरीके से पत्थरों को काटा गया है, पत्थरों को काट कर उस पर चित्रकारी की गई है। तमाम प्रकार की ऐसी गुफाओं का निर्माण किया गया जहाँ पर पत्थरों को काटा गया है और उनको एक अलग सा रूप दे दिया गया, जिसे हम मंदिर या अन्य तमाम प्रकार के धार्मिक स्थलों में गिनते हैं। तो ये महेंद्र वर्मन की अद्भुत शैली थी, इसलिए हम इसे महेंद्र शैली के नाम से भी जानते हैं। तो कभी ऐसे प्रश्न आए कि महेंद्र शैली क्या है, तो हमारा जो दृष्टिकोण है पल्लव वंश पर। अभी केवल फिलहाल हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। संस्थापक कौन है? सिंह वर्मन। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, है ना, ये चीज़। और अगर हम बात कर लें, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे वंश से आता जाता रहता है कि अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ याद करना अपराजित वर्मन, ये लास्ट शासक है साथियों, ये लास्ट है, यानी अंतिम शासक इसे कहिएगा। और ये संस्थापक हो गए, वास्तविक हो गए, राजधानी कांची होगी, भाषा संस्कृत तमिल होगी, अपने आप को ब्राह्मण बता ही रहे हैं। महेंद्र वर्मन यहाँ का वाकई में प्रतापशाली शासक है, अपने साम्राज्य की विस्तार चाहता है, इसे तमाम उपाधियों से नवाजा भी गया है। इसकी एक रचना है मत्त विलास जो कि हास्य है। और चालुक्यों के आक्रमण होने पर या चालुक्यों के आक्रमण द्वारा पुलकेशिन द्वितीय से महेंद्र वर्मन पराजित हो जाता है। अब इसका पुत्र नरसिंह वर्मन आगे आएगा और अब आपकी कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पल्लव वंश की कहानी एक बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत ज़्यादा इसे हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे। एक बात समझना, अभी तक जो हमने बात की वाकई में संस्थापक का नाम याद कर लो, सिंह वर्मा। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु के आसपास की जो कहानी भटक रही है, सिंह विष्णु ने खुद को भगवान से जोड़ा है, खुद को कहा कि मैं अश्वत्थामा का वंशज हूँ, यानी अश्वत्थामा हमारे पूर्वज हैं, हम एक ब्राह्मण वंशवादी हैं। इसका मतलब खुद को बहुत बड़ा बता रहा है और इसका साक्ष्य मिलता है साथियों, इसका साक्ष्य भी है। सिंह विष्णु जो यहाँ का वास्तविक संस्थापक है, सिंह विष्णु, इसने एक मंदिर का निर्माण कराया है जिसका नाम है आदि बराह गुहा मंदिर। आदि बराह गुहा मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवाया है सिंह विष्णु ने। यहाँ इसने स्वयं की
स्वयं और अपनी 2 रानियों की मूर्ति स्थापित किया है। 2 रानियों की मूर्ति, आप इससे समझ सकते हैं कि यह स्वयं को क्या बताना चाह रहा है। जो राजा प्राचीन काल में हुआ करते थे, ये लोग अपने आप को देवी देवता से जोड़ दिया करते थे, जिससे थोड़ा सा जोर पड़े कि हम बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। अपनी मूर्ति देखिए खुद बनवा रहा है और अपने साथ अपनी 2 रानियों की मूर्ति इस आदि बराह हुआ मंदिर में सिंह विष्णु ने स्थापित करवाया है। और सिंह विष्णु के राज्य सभा में भारवी रहा करते थे, नाम सुना होगा आपने। सिंह विष्णु के ही राज्यसभा में, इसके राज्यसभा में साथियों बहुत बड़ी पॉइंट है ये, राज्यसभा में कौन रहा करते थे? भारवी। भारवी ने क्या लिखा है? किराता अर्जुनियम, किराता जूनियम। ये किसकी रचना है? भारवी की रचना है। और ये भारवी कहाँ रहा करते थे? तो सिंह विष्णु के राज्यसभा में। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो एक ऐसी कहानी से रूबरू हैं आप जहाँ राजा खुद को भगवान बता रहा है और सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन फर्स्ट आते हैं, महेंद्र शैली को लाते हैं, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाते हैं। इतनी कहानी को आप समझ चुके हैं। अब पुलकेशिन द्वितीय के बाद, पुलकेशिन द्वितीय से पराजय झेलने के बाद महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन फर्स्ट राजा बनेगा साथियों। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये आ जाएगा महेंद्र वर्मन के बाद। और इसका कार्यकाल लगभग चलता है 630 से लगाकर 688 ईस्वी तक साथियों। एक लंबा कार्यकाल है इसका। और ये माना जाता है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक यही था। सबसे प्रतापी शासक यही था। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अपने पिता की हार का यानी उनकी पराजय का बदला लेने के लिए उत्तराधिकारी पुत्र वाकई में आगे आता है और उस पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है, जिसको आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये पराजित होगा। जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया, यहाँ आकर के महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी पराजित कर दिया। उस पुलकेशिन द्वितीय के पास अपार सैन्य शक्ति थी, अपार क्षमता थी उसके पास, या कह सकते हैं राजनीति कूटनीति में बहुत ही आगे था। लेकिन नरसिंह वर्मन ने ये बीड़ा उठा लिया और ये कसम खा ली कि मैं अपने पिता के पराजय का बदला पुलकेशिन से जरूर लूँगा। चलिए, कसम में दम है और अंदर जब वो हौसला बन जाता है तो हम किसी भी मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक इसी हौसले को बुलंद करते हुए नरसिंह वर्मन आगे बढ़ेगा। देखिए, एक अभिलेख इसका गवाह है, उस अभिलेख को भी याद कर लें साथियों। उस अभिलेख का नाम है कुर्रम अभिलेख। कुर्रम अभिलेख ये गवाह है, इसका साक्ष्य है। कुर्रम अभिलेख कहता है कि एक मल्लिकार्जुन मंदिर है साथियों, मल्लिकार्जुन मंदिर। ये मंदिर आपको मिलेगा वातापी में। वातापी उस समय राजधानी हुआ करती थी चालुक्यों की। यहाँ इस मंदिर के पाषाण पर ये बात कही गई है। देखना, मैं फिर से बता देता हूँ इसको। कुर्रम अभिलेख ये गवाह है। कुर्रम अभिलेख कह रहा है, कुर्रम अभिलेख का मतलब समझ रहे हैं, साक्ष्य है, उसमें लिखा गया है। उस अभिलेख के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। कुर्रम अभिलेख ये गवाह है, वो कहता है कि मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि वातापी में है, यहाँ के पाषाणों पर, यहाँ के पत्थरों पर ये बात लिखी गई है। आप समझ रहे हैं हमारी बातों को? ये बात लिखी गई है कि नरसिंह वर्मन ने 1 नहीं 2 नहीं 3, देखिएगा साथियों, नरसिंह वर्मन ने पिरमाल, सुरमार और मणिमंगलम युद्ध में, ये सब युद्ध है साथियों, युद्ध है, ये सब युद्ध है, ये भी युद्ध है। ये कह रहा है कुर्रम अभिलेख कि 1 नहीं 2 नहीं 3 युद्धों में नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया है। पुलकेशिन सेकेंड को पराजित किया है। 1 नहीं, 1 बार नहीं, 3 बार हराया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप किस राजा के बारे में जान रहे हैं साथियों। अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और 1 युद्ध नहीं 3 युद्धों में लगातार पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। चीजें आसान नहीं है, लेकिन हाँ, पराजित किया इसने, अपने पिता का बदला लिया। और ये साक्ष्य है। इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं साथियों? कुर्रम अभिलेख से। कुर्रम अभिलेख पूरी जानकारी, यथावत जानकारी मिले अगर,
तो एक मंदिर याद रखिएगा जिसका नाम है मल्लिकार्जुन मंदिर। कहाँ मिलेगा? वातापी में। वातापी के जो मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें पत्थरों की कारीगरी की गई है। उस पत्थरों पर ये बात कही गई है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को 1, 2, 3 युद्धों में पराजित किया है। और जब इसने वातापी को जीत लिया है, इसीलिए इसे उपाधि मिली है साथियों वातापी कोंडा की। वातापी कोंडा ये इसकी क्या है? उपाधि है साथियों, उपाधि इसको मिली है। और एक उपाधि इसकी याद रखेंगे हम, मालल्ल की उपाधि भी इसे मिली है, मालल्ल की उपाधि। ये सब इसकी उपाधियां हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा साथियों। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। और इसने मामल्लपुरम नाम का एक नगर भी बसाया है साथियों, मामल्लपुरम नाम का नगर बसाया है। और इस नगर को बसाने का उद्देश्य था, क्योंकि इसने युद्ध जीता है तो एक नगर बसाएगा। सॉरी साथियों, युद्ध जीतने की खुशी में मामल्लपुरम नाम का एक नगर बसाता है, उस नगर की स्थापना करता है। और इसमें एक मंदिर का निर्माण करवाया इसने जिसका नाम है धर्मराज मंदिर। धर्मराज मंदिर का निर्माण करवाता है साथियों। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर करके मैं दे रहा हूँ। ये राजा ऐसा ही नहीं था। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था, ह्वेनसांग ने भी इसकी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग ने इस राजा की क्या की है? ह्वेनसांग ने प्रशंसा की है साथियों। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के बारे में ह्वेनसांग ने बात कही है? वहाँ हर्षवर्धन नहीं मिलेगा। फिर आपको टिक क्या करना है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसके राज्य की, इसके राज शासन की, इसके बारे में ह्वेनसांग ने प्रशंसा की बात कही है, या इसके बारे में थोड़े से अच्छे विचार प्रकट किए हैं ह्वेनसांग ने। धर्मराज मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन ने। मामल्लपुरम नगर किसने बसाया है? नरसिंह वर्मन ने। या ऐसे तमाम चीज़ें। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला क्रमशः 3 युद्धों में देखना, फिरमाल, सुरमाल और मणिमंगलम में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही रहा है। इसका मतलब प्रश्न दमदार बनेंगे यहाँ से, और अच्छे खासे प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय आपसे पूछ सकते हैं साथियों। कहानी थोड़ी सी आगे ले जाते हैं इस वंश की। देखना, ये कहानी यहाँ समाप्त होगी जब नरसिंह वर्मन जाएगा, और नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आएगा, महेंद्र वर्मन सेकेंड। इनके बाद महेंद्र वर्मन सेकेंड आते हैं। लेकिन चालुक्यों का अभी भी संघर्ष समाप्त नहीं होता है। अब चालुक्य का यानी पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र देखिएगा, पुलकेशिन जो कि हार चुका है, सेकेंड इसका जो पुत्र है वो कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र है। अब ये जाकर के महेंद्र वर्मन को क्या करेगा? पराजित करेगा। ये संघर्ष चलेगा। महेंद्र वर्मन के बाद फिर से नरसिंह वर्मन सेकेंड आएंगे, फिर से विक्रमादित्य उन्हें पराजित करेगा। ये काम अब चलेगा, ये सिलसिला, ये संघर्ष चलता रहेगा साथियों। लेकिन फिलहाल हमने आपसे कह भी दिया था कि पल्लव वंश का अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। इनकी शैली मशहूर रही और इनके बारे में विचारधाराएं स्पष्ट रही। और आपको जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, फैक्ट याद करना है इस वंश से, मैंने आपको देने का प्रयास किया। इस वंश पर बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण बताने का या बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, और ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप ये बात मान के चलें, सिंह विष्णु के बारे में कुछ बातें याद रखें, महेंद्र वर्मन के बारे में याद रखें, नरसिंह वर्मन यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप इन्हें भी याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि आपको ये कंटेंट प्यारा लगा होगा, आपको ये कहानी फिलहाल समझ में आई होगी। बहुत ही अलग कहानी नहीं थी, एक राजवंश की कहानी शुरू होती है सिंह वर्मा से और अपराजित वर्मन पर समाप्त हो जाती है, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान चुके हैं। जैसे हमने कुछ बातें सिंह विष्णु के बारे में की, हमने कुछ बातें महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में की, और इसी कड़ी में हमने नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में भी कुछ कहानियों से रूबरू हुए, जिनकी प्रशंसा ह्वेनसांग कर चुका है और जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को महत्वपूर्ण 3 युद्धों में पराजित कर दिया है। तो हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं साथियों। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, अच्छे लगे कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।